प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों का जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। आप जैसा कि स्लाइड में देख पा रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति, इस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अध्याय 2 शीत युद्ध एवं उसके विभिन्न चरण, कोल्ड वॉर, उस पर हमने चर्चा करना पिछले वीडियो में आरंभ किया था। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस किया था। विद्यार्थियों, ये सेकंड चैप्टर है शीत युद्ध, ये काफ़ी डिटेल से हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने विद्यार्थियों शीत युद्ध क्या है इस पर हमने बात की थी, उसका अर्थ और उसकी कुछ परिभाषाएं, जो विभिन्न विचारकों ने शीत युद्ध को परिभाषित किया है, उस पर मैंने चर्चा की थी। यहाँ अब आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, शीत युद्ध पूरा जो काल था, कालावधि थी, आपको पता है 1945 से लेकर 1991 तक वैसे जो औपचारिक रूप से शीत युद्ध चला था। लेकिन इसकी जो कहीं न कहीं जो शुरुआत है, इसका जो आभास है, या हम यूँ कहें इसकी जो प्रारंभिक जो इसकी जो नींव है, वो कहीं न कहीं 1945 से ही पड़ गई, पहले ही मतलब 1945 से पूर्व ही पड़ गई थी, जब 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। वो मैं सारा आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर कुल मिला के मैं आपको पूरे वो चरण, मतलब हम अलग अलग चरणों में डिवाइड करेंगे पूरी जो विकास यात्रा है शीत युद्ध की। ठीक है, 1945 से सामान्यतः माना जाता है 1945 से 1991 तक की जो कालावधि, वो शीत युद्ध की कालावधि मानी जाती है। लेकिन हम क्योंकि बहुत बारीकी से चर्चा कर रहे हैं, तो 1917 से ही इसका जो आभास हुआ था, वहीं से हमने चर्चा करेंगे, और एक चरण हमने उसको भी माना है। तो ऐसे कुल मिला के 7 चरणों में डिवाइड किया गया है इसके पूरी कालावधि को। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, और डिटेल से हम जो फर्स्ट और सेकंड, मतलब जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण, इन 2 चरणों पर तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट फिर जो आगे के पूरे सप्तम चरण, और फिर आगे की जो पूरे शीत युद्ध के कारण, परिणाम, उनका विश्व राजनीति पर प्रभाव, और उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारे टॉपिक है जिनको परीक्षा में पूछा जाता रहा है, परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं, तो वो उन सबको समझेंगे। लेकिन पूरा जो शीत युद्ध तो पहले हम समझें कि ये चला कैसे था, क्योंकि यहाँ शीत युद्ध के जो विभिन्न चरणों में विद्यार्थियों जो कंटेंट, जो एक तरह से आपको यहाँ स्लाइड के माध्यम से जो कंटेंट प्रदान किया जाएगा, जो आपको दिखाया जाएगा, वहाँ एक एक लाइन आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनता है और अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, कि कहीं न कहीं मेरा उद्देश्य आप के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाना भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शीत युद्ध का, हर कंपटीशन एग्जाम में जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, वहाँ उससे पूछा जाता है। तो इसलिए मैं उस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रख रहा हूँ, वहाँ उस दृष्टि से भी, इसलिए बारीकी से एक एक जो महत्वपूर्ण उन घटनाओं को, मैंने उन बातों को जरूर शामिल किया है जिनको लेकर या तो प्रश्न पूछा जाता रहा है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न बनता है। ठीक है, और आप डिटेल से जो आपके यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे फाइनल ईयर की एग्ज़ाम में आपसे जो पूरा शीत युद्ध के चरण, पूरे शीत युद्ध की पूरी घटनाएं वो आपसे पूछी, तो फिर आप उन चरणों का जिक्र कर सकते हैं। तो वो तो सारी बातें करेंगे ही हम। ठीक है, यहाँ विद्यार्थियों एक बात मैं बता दूं, सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से आपको देखने हैं, जैसा कि हमने श्रृंखला शुरू की है। तो अभी तो खैर ये तीसरा ही वीडियो होगा, 2 वीडियो अब तक आ चुके हैं। बाकी और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो भी श्रृंखला अभी जारी है। तो वो सारे वीडियो आपको इस चैनल पर जो मिल जाएंगे, और उनकी सबकी जो प्ले लिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से वो सारे वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी आप वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और देखते हैं सबसे पहली जो स्लाइड क्या है।
विद्यार्थियों, यहाँ इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं शीत युद्ध का विकास और विभिन्न चरण। ठीक है, तो ये सारे चरण, मतलब ये पूरे एक पॉइंट हमने मतलब उसके माध्यम से पूरी जो शीत युद्ध का जो कालावधि है, पूरी जो घटनाक्रम है, उसको हमने 7 चरणों में डिवाइड किया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला चरण 1917 से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम चरण जो 7वां चरण है 1991 पे जाके समाप्त हो रहा है। तो मतलब कहीं न कहीं पूरी शीत युद्ध की कालावधि है। यद्यपि आपसे अगर पूछा जाता है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला, तो 1945 से लेकर 1991 ही आपको बताना है। लेकिन 1945 से पहले भी जो इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी शीत युद्ध की, कैसे कैसे, और ये 1945 से पहले ही मतलब क्यों नहीं शुरू हुआ, औपचारिक रूप से 1945 से ही क्यों शुरू हुआ, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो लेकिन यहाँ पर आप इन 7 चरणों में आप सारे पॉइंट आप देख पा रहे हैं, एक एक सन पूरा। तो इन सबको हम एक एक जो पॉइंट को डिटेल से हम देखेंगे अलग अलग स्लाइड के माध्यम से। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हम प्रथम चरण और द्वितीय चरण की बात करेंगे। आइए देखते हैं जो प्रथम चरण में क्या है। विद्यार्थियों, यहाँ इस स्लाइड में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो शीत युद्ध का प्रथम चरण 1917 से लेकर 1945 तक, तो यहाँ कहीं न कहीं हम पूरी शीत युद्ध की जो शुरुआत 1945 में हुई थी उसकी पूरी पृष्ठभूमि देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सामान्यतः इस बात को लेकर भी विवाद है, मतभेद हैं कि जो शीत युद्ध की शुरुआत वास्तव में कब से हुई। तो जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अधिकतर जो विद्वान यही मानते हैं कि 1945 से ही मानी जाएगी। लेकिन कुछ विचारक हैं, और जिसमें आप कुछ नाम भी देख पा रहे हैं कि अमेरिकी जो विद्वान हाल और जो फ्रेंच विद्वान आंद्रे फ्रुंटेन, उनका मानना ये था कि जो शीत युद्ध का जो आरंभ है वो 1945 में नहीं बल्कि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी, रूस की क्रांति जिसको हम बोलते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, वहीं से ही ये दोनों विद्वान शीत युद्ध का आगाज, शीत युद्ध का आरंभ मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए हम इन विद्वानों की भावना को ध्यान रखते हुए हम ये 1945 से पूर्व की जो चर्चा है, 1917 से लेकर 1945 के बीच का जो कालावधि है, उनकी घटनाओं को भी हमने यहाँ शामिल किया है इसके प्रथम चरण में। ठीक है, अब एक एक स्टेप पर हम बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ संक्षेप में जितनी आपको आवश्यकता है हर दृष्टि से, एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और आपके स्नातक दृष्टि से, क्योंकि समय की कुछ मतलब सीमाएं हैं। और बहुत मेरा उद्देश्य विद्यार्थियों, देखिए, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की बजाय एक अच्छा कंटेंट देने का है कि आपको वो सब दिया जाए जो इसकी आपके लिए ज़रूरत है वर्तमान में और आगे के लिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट या बहुत ज़्यादा आपको सामग्री प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूँ कभी भी, लेकिन मेरा ये उद्देश्य होता है कोई चीज़ छूटे भी ना। मेरा उद्देश्य ये है, हम किसी भी व्यक्ति को हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर खिलाएंगे तो फिर वो कहीं न कहीं उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जिस लेवल पे आप हो उस लेवल के हिसाब से या आगे आपके लिए जो काम के हैं वो कम से कम आपको जरूर देना चाहता हूँ। तो शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब हम क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो आपको कि प्रथम विश्व पटल की बात की जा रही है पहले पॉइंट में, कि पहला जो साम्यवादी देश है और जिसको रूस कहा जाता है, तो यहाँ आपका पहला जीके बन भी रहा है कि जो पहला जो साम्यवादी देश तो रूस। ठीक है, तो वो कब आता है? 1917 में। ठीक है, क्योंकि जो 1917 में रूस में एक बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं उसको, इतिहास में आपने पढ़ा है, तो वो क्रांति होती है और वहाँ पर साम्यवाद को अपनाया जाता है। मतलब जो एक लेनिन के नेतृत्व में वहाँ क्रांति होती है और साम्यवादी जो विचारधारा है, साम्यवाद जो कम्युनिज्म, जो मार्क्सवाद आपने पढ़ा होगा, तो उसकी विचारधारा पर आधारित है। तो कहीं न कहीं उस विचारधारा को मतलब अपनाया गया, क्योंकि वैसे तो पूंजीवादी विचारधारा पूरे विश्व में छाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूरा विश्व पटल पर ये पहला साम्यवादी देश रूस ने साम्यवाद को अपनाया, जो वो सामने आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो शीत युद्ध के लिए एक धीरे धीरे एक भूमिका भी तैयार करती है आगे, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर की स्थापना होती है। ये कई बार विद्यार्थियों पूछा भी जाता है, किस तरीके से, दो रूपों में आपसे पूछा जाएगा।
एक तो यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई। आपने कक्षा 12 में भी कर पढ़ा होगा। तो यूएसएसआर जो है, ठीक है, इसका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, इसका पूरा नाम, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पूरा नाम अच्छे से याद कर लेना। कई बार ये पूछा जाता है, यहाँ आपके भी यहाँ 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है और अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में भी, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, इसकी स्थापना होती है और ये स्थापना कब होती है, 1922 में, ठीक है। ये सन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसएसआर मतलब जो कुछ देश मिलकर, है ना, ठीक है ना, तो वो मिलकर एक रिपब्लिक बनाते हैं, एक गणराज्य का निर्माण करते हैं। और वो कौन से देश, जिन्होंने कि समाजवादी व्यवस्था को, सोवियत व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि पहला देश तो रूस उभर के सामने आ गया था, और रूस इस यूएसएसआर का सबसे बड़ा देश भी था, ठीक है, वो आगे भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसी के नेतृत्व में एक तरह से ये एक सोवियत संघ की स्थापना होती है। इस यूएसएसआर को ही हम सोवियत संघ बोलते हैं, पूरा नाम आपको यहाँ बता दिया गया है। विद्यार्थियों, अब ये जो यूएसएसआर की स्थापना होती है 1922 में, यहीं से कहीं न कहीं जो पश्चिमी देश थे, जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था व्याप्त थी, उनमें एक चिंता और भय पैदा होता है। मतलब इतना नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये जो नई विचारधारा उभर के सामने आई है, और संगठित रूप से पहले रूस ने साम्यवाद को अपनाया, और अब इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया, मतलब जुड़ गए, ठीक है, तो यूएसएसआर की स्थापना हुई। तो कहीं न कहीं जो पश्चिमी राष्ट्रों ने इस सोवियत संघ को, यूएसएसआर को अपने लिए एक खतरा माना, ठीक है। हालांकि जब कोई भी देश, कोई भी संगठन उभर के सामने आता है, तो यहाँ कहीं न कहीं सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत भी हुई 1933 से, ठीक है। तो कहीं न कहीं जब शुरुआत तो होनी होती है, भले इंटरनल रूप से मन में एक खतरा हो, लेकिन सोवियत संघ और जो अमेरिका, दोनों के बीच एक कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत भी होती है 1933 में, ठीक है। यहाँ अभी शीत युद्ध कोई आया नहीं है, न हो कोई शीत युद्ध उग्र हुआ है। शीत युद्ध मन में, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि आगे जो एक कंपटीशन की भावना अमेरिका और सोवियत संघ में पैदा होती है, वही शीत युद्ध कहलाता है, एक कंपटीशन होता है। तो यहाँ कहीं न कहीं एक जो अमेरिका के या पश्चिमी देशों के मन में ये तो आ गया था कि ये हमारे लिए एक खतरा हो सकता है। तो एक भावना तो थी मन में, एक प्रतिस्पर्धा, एक ईर्ष्या, एक कंपटीशन तो था मन में। लेकिन कहीं न कहीं ये शीत युद्ध उग्र नहीं हुआ था वैसा, जैसा कि 1945 के बाद हुआ था, या 1945 से हुआ था। अब ये क्यों नहीं हुआ था, ये भी रीज़न आप सेफ देख पा रहे हैं। ये शीत युद्ध, मतलब वास्तविक शीत युद्ध में, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कहा कि एक मतलब भूमिका तो तय हो गई थी, लेकिन एक उग्र शीत युद्ध, वास्तविक शीत युद्ध क्यों नहीं ये हो पाया, उसके कुछ रीज़न थे, कुछ कारण थे, जैसा कि आप ये सारा देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कारण, पहला कारण क्या था, क्योंकि देखिए रूस जिसने कि साम्यवाद को अपनाया था, पहला देश था, यूएसएसआर का वो नेतृत्व कर रहा था, तो वो खुद अपने आंतरिक मामलों में अभी वो फंसा हुआ था। इसलिए अभी वो कोई कंपटीशन या कोई भी जो प्रतिस्पर्धा किसी देश के साथ दिखने में करना नहीं चाहता था, कम से कम। तो वो इंटरनल मामलों में फंसा हुआ था, एक तो ये रीज़न था। दूसरा, रूस इस बात को मानता था कि कहीं न कहीं अभी वो अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता है ना, इसलिए उन्होंने अभी ऐसा कोई कंपटीशन करने की सोची भी नहीं थी, और वो वास्तव में बराबरी कर भी नहीं सकता था, ठीक है। तो एक दूसरा ये रीज़न था, वो कहीं न कहीं कमज़ोर था अमेरिका से। तीसरा, 1933 के बाद एक नई शक्ति, एक नई जो नाजी जर्मनी, ठीक है, इसका मतलब उभरना, या इसका एक तरह से खतरा उत्पन्न हो जाना। नाजी जर्मनी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो वहाँ पर जो संधि हुई थी, और एक जो जर्मनी पर वो संधि थोपी गई थी, वारसाई की संधि, तो कहीं न कहीं उसके बाद जो वहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगा था, इसको लेकर काफ़ी रोष व्याप्त था। तो उसके बाद उसका फ़ायदा उठाया एक जो जर्मनी, हिटलर जो एक डिक्टेटर वहाँ पर शासक हुआ, उसने मतलब वो एक तरह से वहाँ तानाशाह शासक के रूप में जर्मनी में शासन एक स्थापित किया उसने एक, और नाजीवाद जो जातीय, एक तरह से नस्लीय उस भावना को लेकर, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर, तो कहीं न कहीं जो रूस को उससे भी खतरा था। तो अभी रूस
कहीं भी कोई किसी अन्य राष्ट्र से कंपटीशन के चक्कर में पड़ नहीं सकता था वो ऐसा, तो क्योंकि नाजी जर्मनी एक खतरे के रूप में उसको देखा जा रहा था, अमेरिका के द्वारा भी और सोवियत संघ के द्वारा, दोनों के द्वारा, रूस के द्वारा भी, ठीक है। तो एक ये भी रीजन था। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, रूस और अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के खिलाफ एक साथ लड़ना, ठीक है। आपको पता है कि जो मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में, जो प्रथम जो चैप्टर था उसमें, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो दो गुट थे, एक तो धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली, ठीक है, ये राष्ट्र थे। और इनके खिलाफ देखिए आप, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र लड़े थे। तो मित्र राष्ट्रों में जो सोवियत संघ भी था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। मतलब जो सोवियत संघ और अमेरिका आगे चलकर 1945 से वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे, लेकिन उन द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने एक गुट के रूप में भागीदारी करी थी और लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। तो जर्मनी से उन्होंने एक साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई करी थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो एक ये भी रीज़न था कि कैसे एक ही साथ वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कैसे वो फिर एक साथ आपस में वो कंपटीशन कर सकते थे या उनमें कोई युद्ध की जैसी स्थिति होती, तो वो संभव नहीं था, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न था, ठीक है। तो ये और अंतिम पॉइंट आप देख पा रहे हैं इससे जो प्रथम चरण का, कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के द्वारा अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए एक जो कंपटीशन की शुरुआत होती है दोनों में 1945 से, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ तक जो 1945 तक तो ठीक है, वो जो पूरा हमने देखा, लेकिन यहाँ से वास्तविक शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है विद्यार्थियों। और यहीं पे जो प्रथम चरण है, क्योंकि 1917 से लेकर 1945 तक का जो प्रथम चरण है जिसको हमने डिवाइड किया है, तो ये समाप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको इससे लग गया होगा कि किस तरीके से हम 1945 से पहले ही एक कहीं न कहीं सुगबुगाहट जिसको हम बोलते हैं ना, वो शुरू हो गई थी। जो ही रूस का आविर्भाव हुआ विश्व पटल पर और यूएसएसआर का बनना 1922 में, और फिर किस तरीके से एक दोनों का एक दूसरे को एक मन में एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन तो था, लेकिन बाहरी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि वो एक दूसरे के सामने आ नहीं सकते थे। वो सारे रीजन में हमने देखे। अब देखते हैं हम जो शीत युद्ध का जो द्वितीय चरण था वो क्या था, फिर आगे जो कंपटीशन इनमें जो वास्तविक शीत युद्ध चालू होता है 1945 से, वो कैसे होता है और उसकी शुरुआत कैसे होती है और क्या क्या घटनाएं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पहले चरण में भी हमने जो पॉइंट देखे, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। जैसे मैंने आपको बताया, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रथम जो विश्व पटल पर साम्यवादी देश कौन सा उभर के सामने आया, तो आपका आंसर हो सकता है रूस। यूएसएसआर की स्थापना कब हुई? 1922। यूएसएसआर का पूरा नाम आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य कूटनीतिक संबंध कब पहली बार स्थापित हुए? 1933 में। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना, कहीं न कहीं से मतलब निकाल के पूछे जा सकते हैं। तो उस तरीके से आपको इन सबको नोट करना है और प्रिपेयर करना है और स्टेप बाय स्टेप इनको याद करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर इन सब घटनाओं को आप याद करेंगे तो आप क्रमबद्ध तरीके से याद भी कर पाएंगे, और किसी भी तरीके से कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए आपसे, केवल स्नातक स्तर पर नहीं, फाइनल ईयर के एग्जाम में ही नहीं, बल्कि किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है, दूसरा जो चरण है वो क्या है। विद्यार्थियों, यहाँ द्वितीय चरण की जो पूरी घटनाएं हैं वो आप देख पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से विद्यार्थियों कई बार प्रश्न, अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहली जो घटना आप देख पा रहे हैं, जैसा कि पूरा तो पहले ये देख लें, आपके जो 1945 से लेकर 1953 तक, ये जो द्वितीय चरण का एक कालावधि हमने डिसाइड किया, निर्धारित किया, ठीक है। तो ये 1945 से लेकर 1953 में जो पूरे क्या क्या घटनाएं मुख्य होती है, किस तरीके से शीत युद्ध का आगाज होता है और आगे बढ़ती है घटनाएं, और कैसे कंपटीशन होता है। पहली जो बात आप देख पा रहे हैं, चर्चिल का फुलटन भाषण, ठीक है, और वास्तविक शीत युद्ध का आरंभ, ठीक है।
5 मार्च 1946 की ये घटना है। अब यहाँ प्रश्न कैसे पूछा जाता है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि शीत युद्ध का जो वास्तविक जो आगाज है, वास्तविक शुरुआत है, वो कब से मानी जाती है, किस घटना से मानी जाती है। तो ये चर्चिल का फुलटन भाषण, ये विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनके ये भाषण से उन्होंने कहीं न कहीं साम्यवाद को एक खतरे के रूप में इस भाषण में माना था। तो यहीं से कहीं न कहीं वो एक कंपटीशन की जो भावना है वो पैदा हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटेन अमेरिका जो पश्चिमी देश है वो उनके खिलाफ, क्योंकि ये ब्रिटेन भी वही जो लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश था और अमेरिका भी, तो कहीं न कहीं ये दोनों एक ही विचारधारा से संबंधित थे, और उधर जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा से संबंधित था। तो यद्यपि जो मुख्य जो, क्योंकि ब्रिटेन भी सोवियत संघ पूंजीवादी गुट में ही था, अमेरिका वाले गुट में ही था, ठीक है, तो लेकिन जो वास्तविक जो शीत युद्ध की जो शुरुआत मानी जाती है वो 5 मार्च 1946 का जो फुलटन भाषण था, ठीक है ना, फुलटन शहर में उन्होंने ये दिया था भाषण विंस्टन चर्चिल में, वहाँ से मानी जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे, फुलटन भाषण कब हुआ था, इस तारीख आप जरूर याद रखें, 5 मार्च 1946। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एक्स ट्रूमैन के द्वारा जो कंटेनमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये इसकी घोषणा करी थी उन्होंने 1947 में। अब ये कंटेनमेंट पॉलिसी क्या है, जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ये अमेरिका के, ठीक है, उन्होंने एक कंटेनमेंट पॉलिसी, मतलब सोवियत संघ को कंटेंट करने के लिए, उनके खिलाफ उसको आइसोलेट करने के लिए, सोवियत संघ का प्रसार को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को रोकने के लिए विश्व में, क्योंकि धीरे धीरे सोवियत संघ का प्रसार हो रहा था अलग अलग देशों में, क्योंकि सोवियत संघ साम्यवाद का प्रसार कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक कंटेनमेंट पॉलिसी की घोषणा करी 1947 में, कि कहीं न कहीं उनको रोकने के लिए, साम्यवाद को रोकने के लिए, विश्व में साम्यवाद का प्रसार ना हो, उसको रोकने के लिए हम एक पॉलिसी लाएंगे। तो वो आगे पॉलिसी लाई भी उन्होंने, तो एक कंटेनमेंट पॉलिसी, ठीक है ना, तो उस साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए लाई 1947 में। किसके द्वारा, कई बार पूछा गया है कि कंटेनमेंट पॉलिसी 1947 में किसने लाए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति थे हैरी एक्स ट्रूमैन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रूमैन सिद्धांत, ये कहीं न कहीं बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी पूछा गया है। तो अमेरिका के द्वारा ट्रूमैन सिद्धांत लाए, तो ये तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे हैरी एक्स ट्रूमैन, इन्होंने भी ये ट्रूमैन जो सिद्धांत की घोषणा करी थी, और इस सिद्धांत के तहत क्या था, पूर्वी यूरोप के देशों को आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक सहायता देने की घोषणा उन्होंने करी थी, ठीक है। और ये सहायता 1947 से लेकर 1951 के काल तक, मतलब 1947 में ये ट्रूमैन सिद्धांत आता है। तो ये कई बार पूछा जाता है ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, यहाँ भी आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, संक्षेप में बताइए। तो वहाँ आपको यही बताना है कि 1947 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एक्स ट्रूमैन, उनके द्वारा सिद्धांत लाया गया था, जिसमें उन्होंने क्या घोषणा करी थी, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, साम्यवाद, तो उसके लिए उन्होंने जो पूर्वी यूरोप के देशों को, पूर्वी यूरोप, यूनान, इन देशों को सैनिक, कूटनीतिक और आर्थिक सहायता की उन्होंने घोषणा करी थी। तो यही ट्रूमैन सिद्धांत है, ठीक है। अब ये कई बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार जो पूंजीवादी गुट के द्वारा, ठीक है ना, जो चर्चिल का फुलटन भाषण हुआ, फिर कंटेनमेंट पॉलिसी ट्रूमैन की, फिर ट्रूमैन सिद्धांत। अब यहाँ इसके जवाब में देखिए कंपटीशन किस तरीके से चालू होता है। यहाँ इसके जवाब में अब साम्यवादी गुट को भी कुछ करना था, तो उन्होंने भी सोवियत संघ के द्वारा भी ये पूंजीवाद के द्वारा जो ये कदम उठाए जा रहे थे साम्यवाद को रोकने के लिए, उसके प्रति उत्तर में उन्होंने एक 1947 में कॉमिनफॉर्म की स्थापना करी, और ये क्या थी, साम्यवादी सूचना प्रणाली थी एक तरह से, ठीक है। मतलब एक प्रकार से इंफॉर्मेशन मतलब गैदर करने के लिए एक साम्यवादी सूचना प्रणाली, जिसको कॉमिनफॉर्म बोलते हैं। तो ये कई बार ये पूछा गया है कि कॉमिनफॉर्म की स्थापना कब हुई थी, ये क्या है, ठीक है। तो साम्यवादी सूचना प्रणाली है ये, और इसकी स्थापना सोवियत संघ के द्वारा 1947 में की गई थी। और क्यों की गई थी, ये जो पूंजीवाद के द्वारा जो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग पॉलिसियाँ लाई जा रही थी, उसके प्रति उत्तर में, ठीक है। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण मार्शल योजना, ये कई बार पूछी गई है। ये तत्कालीन विदेश मंत्री थे जॉन मार्शल,
ठीक है, तो इनके द्वारा लाई गई थी। ये ट्रूमैन सिद्धांत की तरह ही थी, लेकिन ट्रूमैन सिद्धांत में तो आपने देखा कि पूर्वी यूरोप के देशों को वहाँ आर्थिक सहायता, कूटनीतिक सहायता और सैनिक सहायता दी गई थी 1947 में। लेकिन यहाँ पर जो मार्शल योजना में पश्चिमी यूरोप के देशों को, ठीक है, 1948 में ये मार्शल योजना लाई गई। प्रधानमंत्री यहाँ ट्रूमैन ही थे, लेकिन जो विदेश मंत्री थे जॉन मार्शल, उनके द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को, ठीक है, वहाँ साम्यवाद का प्रचार प्रसार ना हो, ये कोशिश थी। और उन देशों को उन्होंने सैनिक, कूटनीतिक और आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी कि पश्चिमी यूरोप के देशों को वहाँ पर ये हम वहाँ बस वो साम्यवाद का प्रचार प्रसार ना हो, वो साम्यवादी विचारधारा को ना अपनाए। इस कारण से उन्होंने साम्यवादी को सैनिक, कूटनीतिक और आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी थी 1948 में। तो मार्शल योजना के बारे में कई बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, 2 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा गया है कई बार। तो मार्शल योजना क्या है, तो आपको यहाँ ये बता सकते हैं, ठीक है, कि जो अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उनके विदेश मंत्री थे जॉन मार्शल, उनके द्वारा साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए विश्व में, तो उसके लिए उन्होंने 1948 में पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक, कूटनीतिक और सैनिक सहायता देने की घोषणा करी थी। उसे ही मार्शल योजना कहते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक लाइन आप और देख पा रहे हैं कि मार्शल योजना को डॉलर कूटनीति भी कहते हैं। तो कई बार पूछा गया है, बहुत बारीकी की बात आपको मैं बता रहा हूँ, डॉलर कूटनीति, क्योंकि उन्होंने जो आर्थिक सहायता की बात करी थी ना, डॉलर, तो इसलिए डॉलर कूटनीति बोलते हैं कि साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए एक कूटनीतिक तरीका जो उन्होंने अपनाया था, ठीक है। तो डॉलर कूटनीति भी अगर आपसे पूछी जाए तो फिर आप ये बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि सोवियत संघ के द्वारा 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर ली जाती है। जर्मनी की जो नाकेबंदी कर ली जाती है, ठीक है, वो इसीलिए कि जो पूंजीवादी गुट को एक तरह से जवाब देने के लिए, वो उनके खिलाफ, जो साम्यवाद के खिलाफ जो वो कदम उठा रहे थे, उसके लिए उन्होंने नाकाबंदी कर दी जर्मनी में, बर्लिन में 1948 में। ये भी कई बार पूछा गया है कि बर्लिन की, सोवियत संघ के द्वारा जो बर्लिन की नाकाबंदी कब की गई थी, 1948 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये एक एक घटना को हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, जिससे कि आपको पूरी घटनाएं मोटा मोटा रूप में पता लग जाए किस तरीके से जो शीत युद्ध है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आप देख ही पा रहे हैं कि नाटो, ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, आगे हम डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे भी, कि नाटो की स्थापना करी, मतलब इन्होंने पूंजीवादी गुट ने, अमेरिका के द्वारा जो नाटो की स्थापना की जाती है 4 अप्रैल 1949। विद्यार्थियों, इसको लेकर बड़ा प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम बड़ा, लेकिन यहाँ छोटे क्वेश्चन के रूप में जरूर आप ध्यान रखें, फिर आगे हम जिक्र करेंगे इसका। तो 2 नंबर का बड़ा क्वेश्चन तो खैर आपके यहाँ इस लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की अलग बात है यहाँ, लेकिन नाटो के बारे में 2 नंबर का प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम क्या है। तो नॉर्थ, मतलब NATO, एन मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, क्योंकि ये सैनिक संधि संगठन थी। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए उसके खिलाफ ही, जो सोवियत संघ के खिलाफ ही, उन्होंने एक सैनिक गठबंधन, सैनिक संधि की स्थापना करी थी उन्होंने 4 अप्रैल 1949 को। तो सन, तारीख आपको नाम ध्यान रखना है और पूरा नाम ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ये एक सैनिक संधि थी, ठीक है। तो आप जरूर 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना और होती है, शीत युद्ध जब चल रहा था, कि एक चीन का आविर्भाव होता है, आपने पता है, जनवादी चीन का, और ये अक्टूबर 1949 में, क्योंकि इससे पहले ताइवानी चीन था, ठीक है, वहाँ भी एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था चीन में। तो यहीं जो 1 अक्टूबर 1949 में जो चीन का आविर्भाव होता है, तो वो जनवादी साम्यवादी देश के रूप में होता है, मतलब वो भी साम्यवाद को अपनाता है, चीन भी। तो यहाँ एक और बड़ी शक्ति, एक और बड़ा देश जो साम्यवाद के रूप में पूरे विश्व पटल पर एक नवीन रूप में, जनवादी चीन के रूप में उभर के सामने आता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जनवादी चीन का आविर्भाव कब होता है, 1 अक्टूबर 1949, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी साम्यवादी देश के रूप में ही उभरता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं साम्यवाद का जो प्रचार हो रहा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, जर्मनी का
विभाजन होता है 1949 में पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के रूप में। पश्चिमी जर्मनी कहीं न कहीं पश्चिमी गुट से संबंधित, जहां पूंजीवादी जो विचारधारा को अपनाया गया, और पूर्वी जर्मनी वो सोवियत संघ के प्रभाव में था। ठीक है, तो ये विभाजन होता है 1949 में। अब सोवियत संघ के द्वारा पहली बार परमाणु परीक्षण 1949 में, ठीक है, इससे पहले अमेरिका कर चुका था, वो तो खैर उसकी परमाणु शक्ति था ही, लेकिन अब क्योंकि जो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, परमाणु हथियारों की लड़ाई भी मैंने आपको बताया चल रही थी, उनमें कंपटीशन चल रहा था, तो पहली बार दिखाया अमेरिका को सोवियत संघ ने, और एक कंपटीशन जो चल रहा था कि हमने भी हथियार बना ले, परमाणु परीक्षण किया उन्होंने 1949 में सोवियत संघ ने। ठीक है, अमेरिका तो पहले से ही परमाणु शक्ति उसके पास थी, तो सोवियत संघ ने भी अब ये दिखा दिया अमेरिका को परीक्षण करके। कोरिया संकट आता है नेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। कोरिया संकट 1950 आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं न कहीं वो जो साम्यवाद और पूंजीवाद की जो लड़ाई है, एक अड्डा ये बनता है, और एक बहुत बड़ा संकट ये 1950 से लेकर 1953 तक चलता है। हालांकि यहीं पर एक मतलब संकट एक टाल दिया जाता है, बहुत बड़ी कोई घटना होती नहीं है, लेकिन ये एक लंबे समय तक ये मतलब जो संकट चलता है, और इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा मध्यस्थता करके या अन्य राष्ट्रों के द्वारा मध्यस्थता करके जो कोरिया में, जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, दो देशों के बीच में एक तरह से यहाँ, क्योंकि उत्तरी कोरिया जो था वो साम्यवाद के जो गुट में था, और दक्षिणी कोरिया पूंजीवादी गुट मतलब अमेरिका वाले गुट में था, तो कहीं न कहीं ये कोरिया में एक संकट की स्थिति आती है। ठीक है, ये सोवियत संघ और जो अमेरिका के बीच में साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच में एक जो लड़ाई का एक महत्वपूर्ण ये घटना सामने आती है। तो कई बार ये पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न है छोटा, कोरिया संकट कब? ठीक है, 1950 में, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं जो एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आप देख पा रहे हैं, शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में ये कोरिया संकट के दौरान ही एक संयुक्त राष्ट्र संगठन में एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया जाता है, कहीं न कहीं ये शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि संकट बहुत बढ़ रहा था, कंपटीशन एक जारी था, और ऐसा लग रहा था विश्व में कहीं न कहीं अशांति की स्थिति आ रही हो, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका में और वहाँ सोवियत संघ के द्वारा इस शांति की एकता प्रस्ताव में कहीं न कहीं महासभा को अंतर्राष्ट्रीय शांति को मद्देनजर रखते हुए शांति की स्थापना के लिए काफ़ी शक्तियां दी जाती है। तो ये प्रस्ताव कई बार ये पूछा जाता है छोटे क्वेश्चन में, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब आता है? 1950 में, ये ध्यान रखना है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो महासभा है वहाँ लाया जाता है, और इसके द्वारा महासभा को काफ़ी पावर दिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए। ठीक है, साम्यवाद के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा एक और संगठन, एक और मतलब गुट की स्थापना होती है, और ये विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एशिया में डोमिनो सिद्धांत, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कई बार पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में, देखिए पूर्वी जो यूरोप के लिए उन्होंने सिद्धांत ला दिया, पश्चिमी यूरोप के लिए ला दिया, लेकिन अब एशिया में उन्होंने देखा कि जैसे कि चीन उभर के जब सामने आया था, तो कहीं न कहीं जो मतलब साम्यवाद का जो विस्तार हो रहा था, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी साम्यवाद के विस्तारों को रोकने के लिए एक डोमिनो जो सिद्धांत है उसकी घोषणा करी थी उन्होंने 1950 में अमेरिका ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि डोमिनो सिद्धांत ये कब आया था और काय के लिए आया था, तो कहीं न कहीं काय के लिए आया था। आप क्या बताएंगे? दक्षिणी पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो अमेरिका के द्वारा जो सिद्धांत लाया गया था वो डोमिनो सिद्धांत था, और ये लाया कब गया था? 1950 में। उसके बाद अंतिम जो घटना आप देख पा रहे हैं, हमने देखा कि किस प्रकार वो अलग अलग स्तर पर जो अमेरिका है वो कोशिश कर रहा था साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। इससे पहले नाटो, उन्होंने एक सैनिक संगठन तो बनाया, लेकिन एक सुरक्षात्मक संगठन और बनाया, और 3 देश उसमें थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अंजुस, ठीक है, अंजुस के नाम से ये 1951 में एक सुरक्षात्मक जो संगठन है, समझौता है, वो किया गया 1951 में। ये कई बार पूछा गया है कि अंजुस क्या है ये,
ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश, तो आप बता सकते हैं ये साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए या साम्यवाद के परिरोधन के लिए, परिरोधन का मतलब यहाँ यही है कि साम्यवाद के प्रचार प्रसार को लिए उसको अवरुद्ध करने के लिए, साम्यवाद को पूरे विश्व में अवरुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश इसमें शामिल थे। उन्होंने एक समझौता किया, सुरक्षात्मक समझौता किया 1951 में, 1951, यही जो आपका अंजुस संगठन था। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं विद्यार्थियों आपको पता लग रही हैं कि ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। तो यहाँ पर एक दूसरा जो चरण है वो समाप्त होता है इसका, शीत युद्ध का। तो दूसरे चरण में जो पूरी घटनाएं बताई, तो मैंने एक एक जो लाइन आपके लिए दी है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक लाइन आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, बस बशर्ते आप इनको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से याद करें। थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन विद्यार्थियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो कोशिश की है, अब आप कितना इसका लाभ उठाते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं, आप भी शायद अब बोर हो गए होंगे इस वीडियो को सुनते सुनते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको मज़ा भी आया होगा कि किस तरीके से आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी घटनाएं आपके सामने हैं। तो इससे आप इन घटनाओं को बिल्कुल याद कर सकते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो ये 2 चरण हमने शीत युद्ध के कंप्लीट किए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरा और चौथा, फिर आगे पूरे 7 चरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ इस वीडियो को तो हम यहीं विराम देंगे, नेक्स्ट जो वीडियो में हम फिर मिलेंगे। लेकिन अंत में आपसे यही एक अपील कि आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को साझा करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।